स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज से जो है मैं क्लास 9th की वीडियो सीरीज़ चालू करने वाली हूँ और सोशल साइंस का अपन ये सीरीज़ चालू करेंगे और टॉपिक वाइज टॉपिक्स पढ़ेंगे। और मैंने ना बेसिकली हर सब्जेक्ट्स को एक्चुअली अपन 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, अपना इकोनॉमिक्स हो गया, है ना, हिस्ट्री हो गया और इस पॉलिटिकल साइंस, इस तरीके से पढ़ेंगे। तो इस वाली वीडियो में अब बेसिकली जो है अपन ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में डील करेंगे। एक्चुअली मेरा क्या मानना है कि जब अपन कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना, तो उसका एक बेसिक अपन को पॉइंट जो है स्ट्रांग होना ज़रूरी है। लाइकवाइज अगर मैं भी आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, इस चैप्टर को, तो आपके ना बेसिक्स पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि आपको आपके बेसिक्स ही काम करते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी भी बुक को पढ़ते हैं, जो भी आपकी रेकमेंडेड बुक है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि वहाँ पर जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो जनरल स्टडीज़ की बात करूँ मैं, तो वो हमेशा आपकी एनसीईआरटी से आपको हमेशा बोला जाता है। जब आप बड़ी क्लासेस में जाते हो, मतलब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर होते हो, तो आपको बेसिक्स बोला जाता है कि एनसीईआरटी क्या है, ये बेसिक्स हैं, तो आपको पढ़ना है उन चीज़ को। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही अच्छा ग्रिप बना करके रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बाद में आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम जाएगी। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर टू टेल कि हाउ टू स्टडी योर जनरल स्टडीज़ एक प्रॉपर वे में। और आपको प्रॉपर नोट्स भी बनाने हैं। ऐसा नहीं कि मैं बस बोलते जा रही हूँ, आप बस सुनते जा रहे हो। यू जस्ट टेक अ पेन कॉपी, ठीक है ना, और जो मैं बोल रही हूँ उसका मेन पॉइंट्स आप नोट डाउन करिए और फिर आप ना एनसीईआरटी की रीडिंग करिए। सिर्फ मेरे पढ़ा देने से कुछ नहीं होगा, आपको एक प्रॉपर एनसीईआरटी की रीडिंग लेना है। मतलब अगर एक बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपने मेरी वीडियो सुन ली, आपने नोट्स उसके बना लिए, देन आपको एक बार ना थॉरली आपको जाना है एनसीईआरटी से, फिर आपको देखना है कि हाँ, जो मैंने पढ़ाया है वो सारे पॉइंट्स आपके यहाँ कवर हो गए। तो ये एक इफेक्टिव वे वर्क होगा। चलिए आप अपन जो है इस फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपके फर्स्ट चैप्टर का नेम है इंडिया, साइज एंड लोकेशन। जैसे कि वर्ड से ही क्लियर हुआ है, आपको क्या करना है इस चैप्टर में, बेसिकली इंडिया अपने कंट्री की साइज, उसके लोकेशन के बारे में आप उनको देखना है। इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ को देखने को मिलेगा, लाइक इंडिया की जिस तरीके से लोकेशन देखेंगे, उसके नेबरिंग कंट्रीज देखेंगे और इंडिया की क्या स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसका साइज कितना है और क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो अपन को इंडिया में डील करना है, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन में अपन देखेंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा जो कंट्री है ये वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है इन द वर्ल्ड, अगर हम बात करें। और हमारी कंट्री ने बहुत सारी मल्टीफेसेट सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को अचीव किया है, अगर हम पास्ट 5 डिकेड्स की बात करते हैं तो। और ये जो हमारा प्रोग्रेस है वो कंटिन्यूअली जो है वो बढ़ता जा रहा है। लाइकवाइज हम कुछ रिमार्केबल प्रोग्रेस कर रहे हैं कुछ फील्ड्स में, लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिस में अगर हम देखें तो। और फाइनली हम क्या बोल सकते हैं कि इंडिया जो है, इट हैज लिटरली कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, इजंट इट। सेकेंडली वी विल लर्न और विल सी अबाउट द लोकेशन, कि इंडिया की लोकेशन जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, हम ग्लोब में देखेंगे क्या लोकेशन है उसकी, और इंडिया की खुद जो पर्टिकुलर पोजीशन है एशिया में, उसकी जो पोजीशन है वो किस तरीके से है, आई मीन किस हेमिस्फीयर में लाई करता है, मीन्स वो क्या, उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है और वो किस तरीके से बेनिफिटेड है, और हमारे रिलेशन किस तरीके से हेल्पफुल है जस्ट बिकॉज ऑफ आवर पोजीशन। ओके, चलिए अब हम लोकेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमारा जो कंट्री है एक बहुत ही वास्ट कंट्री है जो कि एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अगर हम मेन लैंड की बात करते हैं, अपनी कंट्री की बात करते हैं, ठीक है, तो लैटिट्यूडल जो एक्सपेंशन है उसका वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। अगर लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन की बात करते हैं वो 68 डिग्री दिस इज 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। देखो ये जो डेटा है ना, एक्चुअली आपको एक नोट्स में अपने डालते जाइए, क्योंकि यही जो है एज एमसीक्यूज के फॉर्म पे आते हैं, ठीक है ना, ये किसी भी टाइप में क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। अगर नेक्स्ट मैं बात करती हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कंट्री को एक्चुअली 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ में एक्चुअली इसको डिवाइड करती है। और ये जो है अपनी कंट्री को, बेसिकली इंडिया को जो है वो ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देता है। नाउ टू द साउथ ऑफ द ईस्ट की बात करें, साउथ ईस्ट की बात करते हैं, साउथ वेस्ट की बात करते हैं, ये मेन लैंड्स की बात की गई है एक्चुअली यहाँ। फिर यहाँ पास हम देखेंगे कि यहाँ पास कौन कौन से हैं, लाइक साउथ ईस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पास आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का ग्रुप देखने को मिलेगा, और लक्षद्वीप एंड आइलैंड की बात करें वो साउथ वेस्ट में आपको मिलेगा, राइट। और इसी तरीके से बात किया गया, बस 2 चीज़ प्रेजेंट है यहाँ पास। और जो ये बे ऑफ बंगाल का बताया गया है कि दिस इज वेयर इज इट, तो ये कहाँ है, साउथ ईस्ट में है आपके, ठीक है ना। और अरेबियन सी है, दिस इज बेसिकली वेयर इन द साउथ वेस्ट, ठीक है। तो ये आपको लोकेशन थोड़ा सा याद रखना है, ताकि क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली कभी कभी पूछ देता है ना, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना इसके बारे में। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसको नोट डाउन करिए कि जो इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है। 2004 में एक्चुअली सुनामी आई थी जो कि सबमर्ज्ड हो गया था वाटर में, ठीक है ना, तो ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है एक्चुअली।
सो नाउ स्टूडेंट्स, हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज साइज। अब हम साइज में क्या पढ़ेंगे कि हमारे जो इंडिया का क्या पोजीशन है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया का टोटल लैंड मास कितना है, और प्लस जो है अदर कंट्रीज का, उसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे। सो पहले हम पढ़ेंगे कि इंडिया का जो टोटल लैंड मास है उसका एरिया कितना है। तो इसका जो एरिया है वो 3.28 मिलियन दैट इज किलोमीटर स्क्वायर है। अगर हम टोटल एरिया की बात करते हैं, दैट अकाउंट्स जो ऑल ओवर वर्ल्ड का एरिया जो है, वो हमारा जो कंट्री है वो 2.4% जो है टोटल कंट्रीब्यूशन करता है। अगर हम जोग्राफिकल एरिया की बात करें, जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो इंडिया का जो पोजीशन ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो 7th लार्जेस्ट पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू इट्स एरिया। मतलब कि इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू एरिया। अगर फर्स्ट लार्जेस्ट की बात करें तो आपको मैं एक्चुअली बोलूंगी कि आपकी एनसीईआरटी में एक्चुअली पेज नंबर में दिया होगा कि आपका कंपैरिजन दिया कि पहला है रशिया, देन कनाडा, एंड देन अमेरिका, एंड देन चाइना, ठीक है ना। तो ये 7 तक आप उसके जो पहले तक है ना वो वहां तक याद कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी तरीके से वो ना क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वाई टू टेक द रिस्क, ठीक है। तो इसलिए आप उसको देख लीजिएगा। फिर अगर हम इंडिया की लैंड बाउंड्रीज की बात करें तो वो, अगर हम लैंड बाउंड्रीज की बात करते हैं तो दैट इज 15,200 किलोमीटर्स है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द टोटल लेंथ, मतलब जब कोस्ट लाइन की बात करते हैं, इंडिया की जो मेन लैंड है उसका जो कोस्ट लाइन वाला एरिया की बात करें तो इट इज लाइक, आपको यहाँ पास क्या करना है कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो एरिया है प्लस लक्षद्वीप का एरिया को भी इंक्लूड करना है इस कोस्ट लाइन वाले में। तो ये जो टोटल कंट्रीब्यूशन होता है वो 7,516.6 किलोमीटर्स है। आई विल डेफिनेटली रेकमेंड कि आप इन वैल्यूज़ को लिखिए, क्योंकि किस वे में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज द थिंग जो मैं बोल रही हूँ उसको आप पॉइंट फॉर्मेट में लिखते जाइए और आपका ईजिली जो है रिविजन के लिए बड़ा ईजी हो जाता है ये, ठीक है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल टॉक अबाउट कि इंडिया जो है किस चीज़ से सराउंडेड है। लाइक इन द नॉर्थ वो किससे सराउंडेड है, साउथ में किससे सराउंडेड है, उसके ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, ठीक है ना। अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो वहाँ पास इंडिया जो है बेसिकली यंगफोर्ड माउंटेन्स के थ्रू सराउंडेड है। आई थिंक मुझे आप सबको पता होगा कि वहाँ पास जो ग्रेट हिमालयाज है उससे हम सराउंडेड है, राइट। नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ वेस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, और देखा है हमने कि जब हम लाइक इन द साउथ की तरफ जब जाते हैं, नाउ साउथ ऑफ अबाउट दैट इज 22 जो है नॉर्थ लैटिट्यूड्स की बात है, एक्सटेंड्स टूवर्ड्स द इंडियन ओशन। नाउ ये जो है बेसिकली टू ओशंस को, टू सीज को डिवाइड करता है, जो कि अरेबियन सी है जो कि वेस्ट में है, और बे ऑफ बंगाल उसके ईस्ट में है, उसको डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये वाली एक आप लोकेशन याद कर लेना कि 22 से किस तरीके से नॉर्थ डिवाइड करता है उसको, नॉर्थ में। अब हम टाइम लैग की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि यहाँ पास हमने देखा कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की बात करें, वहाँ पास जो है 2 घंटे का टाइम लैग है, ठीक है ना। एक्चुअली हम इसकी प्रोसेस के बारे में बाद में पढ़ेंगे, इसका जो भी मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क करता है, सो वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तो इसमें क्या है, पहले हम देख रहे हैं कि 2 घंटे का टाइम लैग होता है। ऐसा क्यों होता है वो तो क्योंकि हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है, उसके पहले कुछ और देखते हैं। क्योंकि टाइम लेग को अवॉइड करने के लिए हमारी कंट्री में हमने एक स्टैंडर्ड टाइम को प्रेफर किया है, जिसको हम एक टाइम मेरिडियन हमारा खुद का इंडिया का टाइम है, उसके लिए जो एक लाइन हम लोगों ने क्रॉस करवाई है, जो कि लाइन है एक्चुअली हमने कंसिडर किया है, वो है 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट में उसको माना हुआ है, ठीक है ना। जो कि मिर्ज़ापुर से पास होते हैं, यूपी की मिर्ज़ापुर से एक्चुअली पास होती है। इसको हम स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं इंडिया के लिए, अपने पूरे कंट्री के लिए। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है कि हमें स्टैंडर्ड टाइम को मानना चाहिए, या फिर हम एक ही टाइम को अलग अलग क्यों नहीं मानते हैं, कि गुजरात का अलग कर देते हैं, अरुणाचल प्रदेश का। एक्चुअली रीजन ये है कि सपोज करो कहीं से मेट्रो ट्रेन जानी है, आई मीन कोई भी ट्रेन कहीं से पास होनी है, तो उनका टाइमिंग क्योंकि डिफर रहेगा ना, क्योंकि मुझे वहां के अकॉर्डिंग कुछ और सेट करना पड़ेगा, यहाँ के अकॉर्डिंग कुछ और सेट करना पड़ेगा। तो हमारे एज अ होल कंट्री सबको हमको बैलेंस करके चलना है। नाउ स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको प्लीज नोट डाउन करना है, वो ये है कि लैटिट्यूडनल पोजीशन जो होता है किसी भी प्लेस का, वो डिसाइड करता है डे एंड नाइट की इन्फ्लुएंसेस को। आई मीन कि जब हम नॉर्थ साउथ वर्ड्स जाते हैं, ठीक है ना, या फिर यूँ कहें कि हम साउथ से नॉर्थ वर्ड्स की तरफ जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंड है बेसिकली वो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सन रेजेज होते हैं ना वो डायरेक्टली कहाँ पास फॉल करती हैं, ये इक्वेटर में फॉल करती हैं। इस वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा हॉट क्लाइमेट रहता है। और जिस तरीके से हम नॉर्थ वर्ड्स की तरफ जाते हैं, और यू कैन से कि जो पोल टाइप की डायरेक्शंस होती हैं, लाइक पोल्स में क्या होता है कि जो सन रेजेज होते हैं वो स्लेंटिंग रेज जाती हैं, दैट्स वाई वहाँ पास क्या होता है, कोल्डर क्लाइमेट मेंटेन रहता है। तो लैटिट्यूडनल चेंजेस जहां अपन को देखने को मिलेगा, मतलब वहां पास डे एंड नाइट ड्यूरेशन का चेंजेस भी आपको ऑब्वियसली देखने को मिलता है।
नाउ स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंडिया एंड द वर्ल्ड, मतलब अब हम इंडिया को वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, उसका पोजीशन देखेंगे और ज्योग्राफिकली वो कितना इंपॉर्टेंट है वो चीज़ देखेंगे हम। इंडियन लैंडमार्क की बात करें तो वो एक सेंट्रल लोकेशन को ऑक्यूपाई करते हैं बिटवीन द ईस्ट और साउथ एशिया के बीच में, इन दोनों के बीच में एक सेंट्रल लोकेशन को ऑक्यूपाई करता है। अगर हम इंडिया के साउथ वर्ड्स की तरफ एक्सटेंशन की देखें, इंडिया का बेसिकली बोलें तो वो क्या है, वो साउथ एशिया का, मतलब एशिया का बेसिकली साउथ वर्ड एक्सटेंशन है ना। तो ये बेसिकली अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड में ग्लोब में देखते हैं तो इंडिया तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, लेकिन अगर हम टू द साउथ, मतलब हम एशिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वहां पर हम पाएंगे कि इंडिया का जो पोजीशन है वो कैसा है, साउथ में है, ठीक है ना, इसलिए उसको बोलते हैं टुवर्ड्स द साउथ, ये साउथ में लोकेशन होता है। अब हम मेन रूट्स की बात करते हैं तो इंडिया का जो इंडियन ओशन है बेसिकली, जो कि बहुत सारी वेरियस कंट्रीज को कनेक्ट करता है, जो कि ईस्ट की लाइक यूरोप हो गया, जिनको वो ईस्ट एशिया से कनेक्ट करता है, वो एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन प्रोवाइड करता है इंडिया को, ठीक है ना, इंडिया को बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन प्रोवाइड करता है। अब ये बहुत ही नोटेबल बात है कि जो डक्कन पेनिनसुला है, दे बेसिकली प्रोड्यूस टू दैट इज द साउथ ओशियन, ठीक है, और इस वजह से वो किसका करता है, इंडिया को हेल्प करता है कि वो एक क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन कर पाता है वेस्टर्न एशिया के साथ में, अफ्रीका के साथ में, यूरोप के साथ में, और जो भी वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है ना, और जो भी ये सारी कंट्रीज हो गई इनके साथ में। अब हम बात करें कोई अदर कंट्रीज, नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन लाइक द इंडिया, इसलिए बेसिकली हम इस इंडियन ओशन को, मतलब इस ओशन को इंडियन के नाम से इंडियन ओशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कोस्ट लाइन है वो इंडिया ही इसमें शेयर करता है, तो अपन देख भी सकते हैं तो इंडियन ओशन उसी के नेम से एक्चुअली है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको नोट करिएगा कि जब से ये सुएज कैनाल का ओपनिंग हुआ था, दिस इज 1869 में जब इसका ओपनिंग हुआ था, उसकी वजह से इंडिया का जो डिस्टेंस है यूरोपियन कंट्रीज से वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया था, दैट इज 7000 किलोमीटर से जो रिड्यूस हो गया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है ना, तो ये आपको नोट करना है, आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं ये, तो आपको ये छोटी छोटी बातों को याद रखना है, ठीक है। अगर अब हम इंडिया के रिलेशन की बात करें तो पास्ट, जिससे हम अगर एंशिएंट टाइम से अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली आपने ये चीज रियलाइज किया होगा कि इंडिया की बहुत ही अच्छी पकड़ रही है बाकी कंट्रीज के साथ में, बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं हमारे बाकी कंट्रीज के साथ में, और ये जो रिलेशनशिप्स जो हैं वो लैंड रूट्स के थ्रू रहे हैं ज्यादा, क्योंकि उस टाइम पे क्योंकि सी रूट्स इतना ज्यादा प्रेवलेंट नहीं था, दैट्स व्हाई ये लैंड रूट्स के थ्रू वर्ड्स ही रहे हैं। उस टाइम पे जो मैरीटाइम कॉन्टेक्ट्स रहे हैं सबसे ज्यादा, ठीक है ना, जो कि मैरीटाइम से एक्चुअली कॉन्टेक्ट से भी पहले जो है वो लैंड रूट्स के लिए माना जाता है। अब बहुत सारे पैसेज जो है माउंटेन्स में नॉर्थ में, दे हैव बेसिकली प्रोवाइडेड द पैसेज द ट्रेवलर्स हु वर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज, जो कि दूसरे देशों से हमारे यहाँ पास आ रहे थे, ठीक है ना, जबकि जो ओशन है वो उनके लिए एक रेस्ट्रिक्शंस था, जो कि इंटरेक्शन के लिए बहुत ही लंबे समय तक ये रहा या बहुत ही लंबे समय तक, लेकिन ये पैसेज जो है बहुत ही अच्छा वर्क किया उन्होंने। नाउ अब हम बोलेंगे कि इन रूट्स की इंपॉर्टेंस क्या थी। बेसिकली इन रूट्स ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, ताकि जिसके थ्रू हमारी बहुत सारे आइडियाज़ हैं, हमारी कंट्री के आइडियाज़ हैं, जो हमारी कमोडिटीज़ है वो दूसरे एंशिएंट टाइम पे दूसरी जगह पर ट्रेवल कर सके और दूसरी जगह जो है उसको हम पहुंचा सके। जैसे कि आइडियाज़ हैं उपनिषद के और इंडियन न्यूमेरल सिस्टम हो गया, और जो रामायण की जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी स्टोरीज़ हैं पंचतंत्र की, और जो डेसिमल सिस्टम जो हम बोलते हैं, तो ये हमारे जो आइडियाज़ हैं ये सारे कुछ कहाँ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में आसानी से पहुँच सके, और हमारे कुछ और मटेरियल्स कमोडिटीज़ हैं लाइक स्पाइसेस हो गया, मसलिन हो गया, और कुछ ऐसे मर्केंटाइल, ऐसे और कुछ जो मर्केंटाइज थे वो हमारी कंट्री से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में पहुंचाया गया। इसके साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे कंट्री से दूसरी कंट्री में गया, हमने भी दूसरी कंट्री से काफ़ी चीज़ें अडॉप्ट की, जैसे कुछ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हो गए, डोम्स की हमने देखा है, और ग्रीक स्कल्पचर के बारे में हमने देखा है, जो मिनरल्स जो बेसिकली हमने वेस्टर्न एशिया से लिया है। तो ये सारी चीज़ें हम आज भी अपनी कंट्री में देख सकते हैं। आप बहुत सारे जो फोर्ट्स बने हुए हैं, राइट, और बहुत सारे टेम्पल्स बने हैं, वहाँ पास आप जो है इसका बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल्स आज भी आप उनको देखने को मिल सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे इंडिया की नेबर्स के बारे में। इंडियाज नेबर्स, देखो सबसे पहले तो इंडिया जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है ना, साउथ एशिया की बात करें हम। इंडिया में प्रेजेंटली अगर मैं बात करूँ 28 स्टेट्स हैं और 8 जो है यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। अब इंडिया के हम बॉर्डर्स में देखते हैं कि किसके साथ शेयर करता है। अगर हम लैंड बाउंड्रीज की बात करते हैं तो किसके साथ शेयर करता है, पहला अगर नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो वहाँ पास पाकिस्तान है। नॉर्थ अगर हम बेसिकली नॉर्थ की अगर बात कर देते हैं या फिर नॉर्थ वेस्ट कोई बोल सकते हैं तो वो अफगानिस्तान है बेसिकली। अगर चाइना की बात करते हैं दैट इज तिब्बत, तो वो कहाँ से ऑक्यूपाई करता है, फ्रॉम द ईस्टर्न साइड।
और नेपाल भी ऑब्वियसली, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये कुछ कंट्रीज हैं जो कि नॉर्थ से ऑक्यूपाई करता है। म्यांमार और बांग्लादेश जो है वो ईस्ट से ऑक्यूपाई करते हैं। अगर हम साउथ वर्ड्स की बात करते हैं तो दो नेबर्स कंट्रीज हैं एक्चुअली हमारे, कौन सा, पहला श्रीलंका हो गया और दूसरा मालदीव्स है एक्चुअली, ठीक है। अब देखो ये जो श्रीलंका है वो इंडिया से कैसे सेपरेट किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछा ही जाता है हर बार एग्जाम में। तो श्रीलंका जो है इंडिया से सेपरेट किया जाता है एक स्ट्रेट के थ्रू, जिसको नैरो, इसको हम बोलते हैं नैरो चैनल ऑफ सी होता है बेसिकली, उसको हम पाक स्ट्रेट बोलते हैं, तो उससे सेपरेट किया जाता है। और गल्फ ऑफ मन्नार, जबकि मालदीव्स की बात करते हैं तो एक ये आइलैंड कंट्री है जो कि सिचुएटेड है टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप, इन लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में ये जो है सिचुएटेड है बेसिकली, ठीक है ना। अब इंडिया जो है बेसिकली बोले तो इंडिया हैज यू कैन से स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल पोजीशन, हमने देख लिया उसका हिस्टोरिकल लिंक्स देखा है उसके साथ में, उसके नेबर्स के साथ में कि किस तरीके से कमोडिटीज का एक्सचेंज, आइडियाज का एक्सचेंज कैसे होता था। तो अब मैं क्या बोलूँगी, आपको जो एनसीईआरटी में जो भी मैप्स दिए हैं, जो भी फिजिकल मैप्स देखे हैं, आप जो मैं बोल रही हूँ उसको आप कोरिलेट करिए उसके साथ में, आई थिंक आपको बहुत ही इफेक्टिवली ये चीजें प्रूव होंगी, ठीक है। नाउ अब जो है अगर मैं 1947 एक हिस्टोरिकल पॉइंट, 1947 से पहले क्या होता था हमारी कंट्री में, दो टाइप के आपके स्टेट्स होते थे, एक प्रोविंसेस और जिसको प्रिंसली स्टेट्स बोलते थे। अब ये जो प्रोविंसेस होते थे बेसिकली ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स इनको डायरेक्टली रूल करते थे, और ये जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे, ये ऑफिशियल्स जो भी होते थे, इनको वॉइसरॉय अपॉइंट करता था उस टाइम पे, ठीक है। और जो प्रिंसली स्टेट्स जो थे हमारी कंट्री के, जो बेसिकली जो लोकल हेरिडेटरी रूलर्स होते थे वो उनको रूल करते थे बेसिकली, एंड दे वर जस्ट एक्नॉलेज दी बेसिकली जो सॉवरेनिटी होती थी उनके लोकल गवर्नमेंट्स के या फिर ऑटोनॉमी के बदले में उनको ये सॉवरेनिटी मिलती थी उनको। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। मैंने ट्राई किया है कि पूरे चैप्टर को बड़ी शॉर्ट में मैं समराइज करूं, बट इट वाज नॉट पॉसिबल इट मच, क्योंकि आपका स्टार्टिंग है, अभी आपको समझना पड़ेगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको नोट करना पड़ेगा, और प्लीज जो मैंने बोला उसको नोट करते जाइए ताकि आपको रिविजन के टाइम पे ये बड़ी आसानी हो, ठीक है ना। तो एक बार वीडियो देख लिया फिर आपने रिवाइज कर लिया और इस तरीके से इफेक्टिव वे में आपकी स्टडी को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, 9th की स्टार्टिंग है। आई थिंक आपको ये ईयर जो है काफी अच्छे तरीके से जाएगा इफ यू विल स्टार्ट लर्निंग इन अ बेसिक एंड इन एन एफिशिएंट वे, जो एक प्रॉपर वे होता है पढ़ने का। ऐसा नहीं कि बस खोला बुक और बस पढ़ना चालू, यू शुड नो द करेक्ट वे ऑफ स्टडिंग। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे अपडेटेड विद मी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।